हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB 2023 की जो कमिंग वैकेंसीज है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे कैसा एग्जाम पैटर्न आपसे पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने स्टेजेस में होता है, सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आप DSSB 2023 की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी बहुत सारे एग्जाम दिए भी होंगे, जैसे अभी KVS आया है, तो अगर आप DSSB की तरफ मूव करना चाहते हो तो इस साल आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। पीछे भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि आपकी 26,000 वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है, तो आपको कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और पहले नोटिफिकेशन से ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है बिकॉज ये जो एग्जाम है एक बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, इसमें इतना ईजी लेवल नहीं आती है सारी चीज़ें, बिकॉज ये जो है आपको जॉब इसमें दिल्ली में ही करनी रहती है, आपको बहुत अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाता है। तो जितनी अच्छी ये जॉब है उतना ही अच्छी आपसे मेहनत भी मांगता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं रहने वाला है। तो अगर आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल सही समय है, अभी से ही जुट जाइए अपनी तैयारी में। मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ PRT, TGT और PGT के एग्जाम पैटर्न को। आपने इस अपने एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना है और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को यहाँ पर स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत होती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप सेल्फ भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको बस एग्जाम पैटर्न को समझ लो, कैसे सारी चीज़ें आती है उसको समझ लो, आप यहाँ पर सेल्फ भी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकती हैं। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। DSSB जो है एक बहुत ही अच्छा एक रेपुटेड जॉब होती है ये, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत भी मांगता है ये। तो इसके एग्जाम पैटर्न में आपके 2 पेपर देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन ये एग्जाम होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ऑनलाइन एग्जाम होता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर देखी जाती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। पेपर 1 के अंदर आपके कुछ 5 सेक्शन होते हैं जो कि 100 मार्क्स का आता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बट एक चीज़ है यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं यहाँ पर। क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो आपका पेपर 1 है इसके अंदर आपको मिनिमम 40% एग्रीगेट चाहिए होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब में 40% चाहिए है। इन हिंदी आपसे 20 नंबर का पूछा जाता है, इंग्लिश आपसे 20 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग आपसे 20 नंबर का, मैथ्स आपके लिए 20 नंबर का आता है, और जनरल अवेयरनेस या फिर आप जनरल साइंस, जनरल नॉलेज आप बोल दो, ये आपसे 20-20 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके अंदर पूरे 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, पेपर 1 होगा ये। इसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं है तो फिर आप फर्दर आपको मूव नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका पेपर 2 जो है उसे चेक नहीं किया जाएगा, भले ही आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ के, ये इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती नहीं है। तो जितनी अच्छी है जॉब है उतना ही आपसे थोड़ा सा मेहनत मांगता है। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा और भी जो है मेहनत करनी पड़ती है, आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर यहाँ पर करनी पड़ती है। तो ये 100 मार्क्स है, 40% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने अनिवार्य है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। बात करें अगर सेकंड पेपर की, मैं आपको बाद में बताऊंगी आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, PRT का आपका 100 मार्क्स का होता है और TGT आपका 100 मार्क्स का होता है। बट अगर बात करें PGT की तो PGT का जो पेपर 2 है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो कि आपका 200 नंबर का होता है। TGT का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 100 मार्क्स का होता है और PRT का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जैसे आपको यहाँ पर 40% लाने कंपलसरी है, ऐसे ही आपको इस पेपर के अंदर भी 40% लाने यहाँ पर कंपलसरी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि ये 40 और ये 40, यानी कि मिनिमम इसमें आपको 40 नंबर लाने हैं सबको मिला करके। ठीक है, भले ही आपके इसमें चाहे 10 नंबर हो, चाहे इसमें 5 नंबर हो, अगर आपने इसमें ज़्यादा नंबर ले लिए तो आपके टोटल मिला करके 40 नंबर आने चाहिए हैं। तो 40 अगर आपने इसमें से ले लिए और 40 आपने अपने पेपर 2 में से ले लिए तो टोटल आपके 80 मार्क्स बन जाते हैं। तो यानी कि आपके 80 नंबर एक क्वालिफाइंग आपका ये प्रोसेस हो जाता है। बट मेरिट लिस्ट में आने के लिए 80 नंबर आपके इनफ नहीं है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। तो 80 नंबर ला करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं 80 नंबर के लिए पढ़ लेता हूँ और मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में, अगर आपने पिछली कट ऑफ देखी हो ना, अगर आपको चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी।
बात करूँ अगर पीआरटी लेवल की तो बहुत ही अच्छी 150 प्लस कट ऑफ यहाँ पर गई थी 200 में से, ठीक है। तो अगर टीजीटी की बात करें तो आपकी अच्छी खासी कट ऑफ वहाँ पर जाती है। तो आप ये तो आप मतलब एक अपना जो है क्राइटेरिया कम से कम अगर आप पीआरटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप 160 का लेकर के बिल्कुल चलिए इस चीज़ को, और टीजीटी का अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपना क्राइटेरिया यहाँ पर 130 टू 140 ज़रूर इसको लेकर के चलिए, तभी जा करके आप मार्क्स लेंगे, ठीक है। और पीजीटी लेवल भी आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, इनसे भी ज़्यादा हाई गई थी। तो आप ये नहीं है कि भाई, ये तो मैंने आपको मिनिमम बताया कि आपको इतने % लाना ज़रूरी है तभी जाकर के आपका नाम आएगा, अदरवाइज आपका नाम लिस्ट में नहीं आ सकता। तो ये क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत वहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। अब बात करते हैं आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए हिंदी है और इंग्लिश है, ये आपकी लैंग्वेज होती है। अगर ये आप कोई भी, अब आपने बहुत सारे एग्जाम ऑब्वियस सी बातें दिए होंगे, आपने सीटेट दिया होगा, यहाँ पर टीजीटी के लिए आपका जो सीटेट है वो कंपलसरी होता है, पीआरटी के लिए आपका सीटेट पेपर 1 कंपलसरी होता है, ये आपकी एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आता है। एलिजिबिलिटी का एक वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगी जिसके अंदर एज वगैरह सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जाएगी। तो अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करनी है, इसका आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और इसका प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे, मान लीजिए आपका हिंदी में संज्ञा आती है, स्वर्णाम आती है, क्रिया आती है, तो इन सभी टॉपिक के ऊपर अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस खुल के आएंगे। आपको जिनसे पढ़ना पसंद हो आप उनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। ऐसे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है अगर आप कोई कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं। इनकेस अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग में भी अभी एनरोल कर ले, अगर कोई कोचिंग दे रहा है तो, ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा हो जाए और आपको रिवीजन के लिए एक अच्छा मौका मिल जाए। बट अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, अगर जिनका बेस भी नहीं है तो आप अभी से ही जुड़ जाइए और अपना बेस बनाना स्टार्ट करिए। आप यूट्यूब पर अगर कोई भी टॉपिक लिख के सर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आप अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएं। सेल्फ नोट्स आप अपने ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये नोट्स आपको एंड में बहुत काम आते हैं। आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। बात करें अगर रीजनिंग की तो बिल्कुल इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने ये कर लिया मैं पहले पेपर 1 को कर लेता हूँ फिर मैं पेपर 2 को कर लेता हूँ, या फिर मैं पेपर 2 को कर लेता हूँ पेपर 1 को छोड़ देता हूँ। देखिए पूरा नहीं हो पाएगा, आपको इसे भी इतनी ही शिद्दत से पढ़ना है जितनी शिद्दत से आप अपना सब्जेक्ट का लेवल पढ़ेंगे, तभी जाकर के आपके इस एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है और ज़रूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चंस आते हों, इस चीज़ को भी अपने माइंड में ज़रूर रख के चलना। तो रीजनिंग और मैथ्स की आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, इनको आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं, तभी जाकर के आपके रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पर अच्छे होंगे। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग बेसिक लेवल से करनी है तो भी आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीआई का कॉन्सेप्ट आता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है, एसआई का, सीआई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को सर्च करके भी आराम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन पूरा डीप में जाकर के बना रहे हो, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और एक चीज़ और है, टाइम के साथ मुझे याद आया कि इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि मान लो आपका पेपर ना आपको सीरीज वाइज करना होता है, आप जंप नहीं कर सकते। अगर आपके सामने पहले इंग्लिश का पोर्शन है तो आप इंग्लिश के पोर्शन को खत्म करके ही हिंदी पे जंप करेंगे। अगर आप जंप कर गए तो फिर आप वापस से इंग्लिश के पोर्शन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको सीरीज वाइज चीज़ों को करना है, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप मान के चलो कि मैंने अपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए कि इनको मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी, बाद में फिर आप वापस में बैक नहीं आ पाएंगे अपने एग्जाम में। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रख लेना है, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। जितनी प्रैक्टिस आप रीजनिंग और मैथ्स की करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपके यहाँ पर आएंगे। बिकॉज आपसे मान लीजिए आपने सीटेट दिया है या फिर एचटेट दिया है, कोई भी आपने टेट एग्जाम दिया, केवीएस दिया है, तो जितना वहाँ पर इजी चीज़ें आती है इतना चीज़ें इसमें नहीं आती है, बिल्कुल भी इजी, ठीक है। और जीके और जीए तो आपको करंट अफेयर्स वगैरह देख लेना, और यहाँ से इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, जितना आप जहाँ से कर सकते हो आप उतना वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा अगर इसमें ढील देना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि जो नंबर आपके यहाँ कटेंगे वो नंबर आपके यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे भाई आपके यहाँ पर अच्छे नंबर बने, आपके जनरल सेक्शन में बहुत अच्छे नंबर बने, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें पीआरटी की, जो स्टूडेंट पीआरटी का पेपर देना चाहते हैं, आपको सीटेट 1 यहाँ पर मांगा गया है और यहाँ पर आपसे पूछी जाती है पेडागोजी।
100 नंबर की पेडागोजी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो ये जो पेडागोजी होती है वो बहुत अच्छे लेवल की पेडागोजी होती है। हाँ, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं बट बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए NIOS की बुक आती है, इसके कुछ ब्लॉक्स होते हैं। आपके ब्लॉक 501, 502 और 506 भी है, 503 है। तो ये जो ब्लॉक है ये आपने ज़रूर कर लेने हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो साइकोलॉजी की बुक आती है वो भी आप उठा के कर सकते हो। तो आप पेडागोजी के अंदर ये सारी चीज़ें करके आप जितने प्रैक्टिस इसकी करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप इनके बनाएंगे, उतना ही आपने प्रैक्टिस इसका करना है। मतलब प्रैक्टिस करने से ही आपको सारी चीज़ें होंगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला पाएंगे। आपने इस सेक्शन को भी नहीं छोड़ना, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस करेंगे और जो कि आपका वो एंड टाइम में आपने करना ही वही होता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए, पहले अपना कंटेंट अच्छे से कवर कर लीजिए। जितना आप नोट्स बना सकते हो उतना आप नोट्स बना लीजिए, बिकॉज एंड टाइम में आप ये बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, इनके जो चैप्टर होते हैं वो बहुत काफ़ी सारे पेजेस के होते हैं, वो आप एंड टाइम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने नोट्स अभी बनाइए इनके, अपनी पेडागोजी को वहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग करिए। अपनी सेकेंडरी लेवल तक की साइकोलॉजी को अच्छे से आप पढ़ सकते हो अगर आप अपने PRT के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो TGT की अगर बात करें तो आप यहाँ पर TGT का अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप NCERT की किताब को उठाएंगे और NCERT का 6 to 10 तक का जो सिलेबस है उसे कवर करेंगे, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। बात करें अगर साइंस की तो आप साइंस की बुक उठाएंगे NCERT की और 6 to 10 तक की बुक को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से। उसके अंदर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि एक ही बुक होती है 10 तक की। ठीक है, उसके अंदर आपके सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद आपका 11th एंड 12th की बुक को भी आप अच्छे से करेंगे। जैसे मान लो अगर आप साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, बायो पूछी जाती है। तो आप 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों चीज़ों को आपने उठाना है। बट अगर इनकेस अगर किसी को लगता है भाई मेरे को ये चीज़ें नहीं आती, वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही है उस चीज़ को और आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। बट मान लो बाई चांस किसी को बायो नहीं पसंद होता, किसी को फिजिक्स नहीं पसंद होता, किसी को केमिस्ट्री नहीं पसंद होता, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने मान लीजिए बायो को अगर लीव करना है, लीव तो बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा आप कम से कम उसको 10th या 11th तक का तो ज़रूर करेंगे। और उसके बाद अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है आपको, तो फिर आप 11th 12th का वो इतने अच्छे से तैयार कर लेंगे कि आपको एक क्वेश्चन वहाँ से ना छूटे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक एरिया में थोड़ा सा ढील छोड़ते हैं तो आपको उसका दूसरा जो लेवल है, दूसरा जो एरिया है उसके अंदर उस चीज़ को उतना ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि आपके नंबर यहाँ पर कम ना हो। ठीक है, तो ये आपकी TGT लेवल की बात हो गई। फिर अगर बात करें PGT की, तो यहाँ से भी आप NCERT को पिक कर लीजिए और अपना NCERT आपने जो यहाँ पर 10 से 12th लेवल तक अच्छे से अपना NCERT कर लेना है। बट इसका जो सिलेबस का जो डिफिकल्टी है वो आपका सिर्फ 12th तक का नहीं आता है, बल्कि आप अपने सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ेंगे, प्लस आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आप वहाँ तक भी चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं। बिकॉज आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपको पता है, आपने PG में कितना पढ़ा, आपने ग्रेजुएशन में कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कौन सी किताबें उठाई हैं, वो सारी किताबें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता आपका जो भी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, अगर बात करूँ PGT की, तो अगर कोई आपको नोट्स बना के दे दे तो आपको उससे हो जाएगा। ये आप जब आप अपनी खुद की बुक्स पढ़ेंगे तभी आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पेपर 2 के लिए मतलब कई बार हम सोचते हैं, कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज होते रहते हैं, पेपर 2 आप लेकर के चलते हो, पेपर 2 और हम पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं। पेपर 1 को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जितने प्रैक्टिस आप यहाँ पर करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस आप यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना है नोटिफिकेशन आने का, अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आप करेंगे कब? फिर अगर नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करेंगे तो आप अपना कंटेंट ही प्रिपेयर करने में आपका 2 से ढाई महीना लग जाएगा, फिर पेपर आ जाएगा इतने देर में, तो ना तो आपका प्रैक्टिस हो पाएगा, प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, रिवीजन भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। सो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर DSSB की तरफ जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अभी से ही जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और इस पैटर्न को समझ करके आपसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछे जाने वाली है और अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।